हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजे क्लासेस। आज आपसे मैं कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी सिर्फ कंपनी के बारे में डिटेल में, डीप डिस्कशन हमने करी थी। होप आपको वो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स की। दरअसल मैंने टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन पूछा था चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि जो कंपनी है वो कहाँ से, ये जो वर्ड है कहाँ से आया, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक या नन ऑफ दीज। सो कुछ स्टूडेंट्स ने टिक किया ग्रीक पर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अगर आप बेसिक सा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हाई पॉइंट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। यहाँ पर आपको मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा लेकर चलना है, ध्यान से समझकर चलना है कि अब ये पॉइंट आ चुका है कि आप चीज़ों को समझें, उनको पढ़ें, ना कि उनको अवॉइड करें। सो जो आंसर था दैट इज लेटिन, क्योंकि जो कंपनी एक लेटिन से लिया गया वर्ड है, दैट इज कंपनीज। जो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कम एंड पनीज। ये लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था आपसे डिटेल में। सो होप जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको अच्छे से चीज़ क्लियर है। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी लिंक चैनल की, तो आप देख सकती हैं वो वीडियो की लिंक, ठीक है। सो पहला पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये क्या कहता है पॉइंट, अगर जो एक कंपनी है ये लॉ द्वारा एस्टेब्लिश है, लॉ द्वारा रिकग्नाइज है, कंपनीज एक्ट के अंडर, ये ज़रूरी है कंपनी के लिए कि कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप अपनी कंपनी को तभी रजिस्टर करा सकते हैं जब आपके ये जो क्राइटेरिया है मेट हो। यानी अगर हम बैंकिंग कंपनी की बात करें तो आपके मोर देन 10 मेंबर्स होने ज़रूरी है, और बैंकिंग को छोड़कर जो बाकी की दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपके मोर देन 20 मेंबर्स होने ज़रूरी है। लॉ के द्वारा ये चीज़ कही गई है, तब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। और जब आप कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्निंग अ प्रॉफिट। क्लियर। देन सेकेंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, लाइक अस, हमारी तरह। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों है, बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है वो लॉ ने क्रिएट करी है, दैट्स वाई कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसका जो बर्थ है वो नेचुरल बर्थ नहीं है, ठीक है। यही जो मैंने आपको अभी बताया है, कंपनी हमारी तरह चीज़ों को फील नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो हम कर सकते हैं। लाइक कंपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को बाय सेल कर सकती है, कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, कंपनी की अपनी एक कॉमन सील है, लाइक जैसे हमारे सिग्नेचर होते हैं। लेकिन कंपनी ये सारे काम खुद नहीं कर सकती, बिकॉज अभी वही बात है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए, वो मैं आगे बात करूंगी जब पॉइंट आएगा इससे रिलेटेड। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील, अपनी एक स्टैंप होती है जो कंपनी के लिए एक सिग्नेचर का काम करती है, कंपनी के लिए एक आइडेंटिटी का काम करती है। कंपनी अपने नेम का यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ को सेल बाय कर सकती है, एग्रीमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, उनको तनख्वाह देती है, उनको पेरोल प्रोवाइड करती है, सैलरी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी कोई भी लॉ पूरा नहीं कर रही, यानी जो भी चीज़ें कंपनीज एक्ट में मेंशन हैं, अगर कंपनी उनको नहीं फॉलो करती तो कंपनी को हम पेनलाइज भी कर सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। थर्ड आता है कंपनी जो है वो, उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कंपनी और उसका ओनर दोनों डिफरेंट है, दोनों की एक्टिविटीज़ को हम मर्ज नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है, ये मेंबर्स है, कंपनी की अपनी एसेट है जो कंपनी के नाम से खरीदी बेची गई है, मेंबर्स की अपनी एसेट्स है। कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज है, मेंबर्स की अपनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, मेंबर्स किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। हम इन दोनों चीज़ों को मर्ज नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। कंपनी की अपनी डिफरेंट बुक्स बनेगी कंपनी के नेम से, और उस मेंबर वो मेंबर है वो अपनी डिफरेंट बुक्स बनाएगा अपने नाम से, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। कंपनी और उसके जो मेंबर्स है वो दोनों की एक्टिविटीज़ को हम मर्ज नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है।
अब इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए केस आया सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। सबसे फेमस केस है ये, सबसे चर्चा में रहने वाला केस है ये, ठीक है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। इस केस में दरअसल क्या है कि जिसने ये कंपनी बनाई, उसकी वाइफ, उसके डॉटर और 4 बेटे, वो सब इस कंपनी में लग गए, ठीक है, और उन्होंने वो कंपनी सेल कर दी आगे। और आगे कुछ इस तरीके से हुआ, कोई ऐसा फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई कि इनको ये वाइंड अप करनी पड़ी, और ये चीज़ हमारी कोर्ट में चली गई। और कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया, जो इसका फैसला आया, उसमें यही कहा गया कि जो कंपनी है, उसके जो ओनर्स है और जो मेंबर्स है वो डिफरेंट है, वो दोनों सेम नहीं है, उनको हम सेम नहीं मानेंगे, उनकी एग्जिस्टेंस को। और अभी केस क्या था, क्या चीज़ें आई, क्या डिफ़िकल्टीज आई, जब आपको मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी तो चैप्टर के लास्ट में, यानी हर चैप्टर के बाद जो एक वीडियो बनकर आएगा, उस वीडियो में आपसे मैं उस चैप्टर के सारे केसेस डिस्कस करूंगी थ्रू नोट्स। समझ में आई बात मेरी? अभी आपको सिर्फ मैंने इतना ही बताया है कि थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी क्या है, इसमें क्या चीज़ें थी और ये कैसे केस कोर्ट में गया और क्या फैसला आया। अब डिटेल में आपको मैं तब बताऊंगी जब ये चैप्टर आपका एंड होगा। अभी सिर्फ आपको मैंने ये बताया है इस पॉइंट में कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों सेपरेट है, वे सेम, उनको हम मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। देन आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट ऑन शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स, ठीक है। चाहे कोई मेंबर कंपनी में आ रहा है, कोई मेंबर कंपनी से जा रहा है, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। मेंबर्स आए, मेंबर जाए, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात है, सोल प्रोप्राइटर में क्या था, सिंगल ओनर होता है। अगर वो ओनर ही किसी चीज़ में बिजी हो गया तो वो कंपनी उसकी जो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बंद हो जाती है, कहने का मतलब उसका काम बंद हो जाता है जब तक वो सिंगल ओनर बिजी है दूसरे वर्क में। पार्टनरशिप में क्या है, 2 पार्टनर्स कम से कम होने चाहिए। अगर एक पार्टनर चला गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, तो सबकी कोई ना कोई डिमेरिट थी। लेकिन कंपनी में क्या है, कोई मेंबर आ रहा है, कोई मेंबर जा रहा है, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देन आता है कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी हमारी तरह सिग्नेचर नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है जो मैंडेटरी है। हर कंपनी की एक स्टैंप होनी चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए, जो लॉ द्वारा भी कंपनीज एक्ट में ये इसके बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। उस कॉमन सील पर कंपनी का जो नाम है वो खुदा हुआ होना चाहिए, एंग्रेव होना चाहिए। वो कॉमन सील कंपनी के लिए एक सिंबल का काम करता है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन सिग्नेचर करता है किसी डॉक्यूमेंट में तो वो उस पर्सन की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलर, जब कंपनी की नेम की कॉमन सील किसी भी डॉक्यूमेंट पर लगती है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कंपनी बाउंड हो जाता है, क्योंकि उस पर कंपनी की कॉमन सील है जो एक सिग्नेचर का काम कर रही है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी में मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी किसी भी तरह का लॉस सफ़र कर रही है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से उतना ही अमाउंट मांग सकती है जितने के लिए वो लाइबल है, ठीक है। ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आपने 12th में एक टर्म सुना होगा, दैट इज रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक है शेयर होल्डर ए नाम का, उसने कंपनी से 100 शेयर खरीदे और एक शेयर था 10 रुपए का, यानी कंपनी ने 1000 रुपए तक का पैसा लगाया उस कंपनी में, 1000 रुपए तक का, ठीक है। अब उस शेयर होल्डर से हमने एप्लीकेशन मनी मंगवा ली, अलॉटमेंट मनी मंगवा ली, फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, यानी हमने उस शेयर होल्डर से 8 रुपीज मंगवा लिए उन शेयर्स पर। 10 में से 8 रुपए कंपनी ने उससे मंगवा लिए ए शेयर होल्डर से, लेकिन जो 2 रुपीज है वो अभी भी अनपेड है, ठीक है। सो अगर कंपनी को कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है तो जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर से सिर्फ 2 रुपीज तक का ही जो अमाउंट है जो अनकॉल था उसको वो कॉल कर सकती है, ठीक है। कह सकती है कि आप अपना बाकी का अनपेड अमाउंट पे कर दे, यानी इन अदर वर्ड्स जो वो शेयर होल्डर है कंपनी के लिए सिर्फ उसने जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया उतने तक की उसकी लायबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा की नहीं बनती। ये एक सबसे बड़ा मेरिट भी है कंपनी में, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये है लिमिटेड बाय शेयर्स,
लिमिटेड लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स जो भी मैंने आपको क्लियर कराया, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंबर है एक गारंटी देता है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा। तो जब भी कभी कंपनी को डिफिकल्टी फेस करती है तो जो मेंबर है वो गारंटीड अमाउंट तक की कंपनी के लिए लायबल होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें कहा गया कि दो कंपनी है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में जो मिनिमम नंबर है वो 7 है, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट 7 होने जरूरी है। और मैक्सिमम, यानी पब्लिक कंपनी, आपको पता है पब्लिक कंपनी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन देती है पब्लिक को, यानी पब्लिक जो है पब्लिक कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक में ऑफर नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के जो मिनिमम नंबर है वो 7 होने जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जितने वो शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर रही है पब्लिक में उतने। यानी इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम नंबर जो होते हैं पब्लिक कंपनी के मेंबर्स के वो इनडेफिनेट होते हैं, वो स्पेसिफाइड नहीं होती। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर है मेंबर्स के वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200। और इन 200 में वो सारे मेंबर्स एक्सक्लूड होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज को छोड़कर प्राइवेट कंपनी के जो बाकी के जो मेंबर्स है वो मैक्सिमम 200 होने जरूरी है। देन आता है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्कैटर होते हैं, ठीक है, और उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो मिलकर कंपनी को संभाल सके। तो दैट्स वाई सभी शेयर होल्डर्स मिलकर अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है, कंपनी की एक्टिविटीज को मैनेज करता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपने आप से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती, उसके लिए ह्यूमंस चाहिए जो कंपनी को संभाल पाए, ठीक है। सो दैट्स वाई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी के लिए कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है। अब अगला आता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसके पीछे एक पर्पस होता है। उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी जो है वो काम में आती है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया होता है और कंपनी को क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उनकी जो लिमिटेशंस है वो भी उस प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। कंपनी कभी भी अपने एक्शंस को अक्रॉस, यानी बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी जो जो चीजें प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, कंपनी को वही एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो प्रोस्पेक्टस में लिस्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया होता है जिसमें उस कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है। ऐसे ही कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल गिवन होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी इनवाइट कर रही है लोगों को, आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, शेयर्स खरीदो, तो कोई भी जो शेयर होल्डर होगा पहले कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा, उसको एनालाइज करके वो डिसाइड करेगा कि क्या मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस का आइडिया दिया कि वो क्या होता है। आगे इन फ्यूचर इसका फुल फ्लैश चैप्टर आएगा, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सब कुछ आप पढ़ोगे। व्हाट इज टेबल ए, ये सारी चीजें आपको मैं इन फ्यूचर आगे डिटेल में कराऊंगी। तो आई होप आपको ये 9th पॉइंट क्लियर हो गया है। 10th पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज उस स्मॉल पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं, ठीक है। और वो जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर उन शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनीज एक्ट सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें जो कंपनी है वो रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर देती है कि वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताइए, अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता कि मैम ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जिसमें जो शेयर होल्डर होता है वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो वो सिचुएशन है कौन सी जिसमें जो कंपनीज है वो रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर देती है। कभी आपने सोचा इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइए कमेंट में अगर आपको मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आपको मैं ये इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। तो अगर आपको बच्चों आज तक का वीडियो क्लियर हो गया, अभी तक का,
जिसमें आपको मैंने 10 पॉइंट डिस्कस करे, तो आप एक थम्स अप दे दीजिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे। बाकी के पॉइंट्स आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।